हेलो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम अब और आगे कुछ पढ़ते हैं। लास्ट टर्म पे हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट हाइट h, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर अगर अपन 0 माने तो मास m की हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, है ना। और दूसरा हमने देखा था कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k है और उसमें एक्सटेंशन x है, तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ k x स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, इससे सारा काम हो जाता है। अब क्वेश्चन बनाया स्प्रिंग को लेकर कि मान लीजिए एक स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका k, जब उसमें एक्सटेंशन 0 से x किया तो उसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन मान लो W1 किया, और फिर उसको और एक्सटेंड किया x से 2x, तो उसमें एक्सटर्नल वर्क डन W2 किया। तो आपको फाइंड करना है W2 अपॉन W1, ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो देखो, जब उसको हम 0 से x एक्सटेंड करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी, तो 0 से x में जो भी आप वर्क डन करोगे एक्सटर्नल, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा और वो हाफ k x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, जब उसको हमने 2x एक्सटेंड किया हुआ है, 2x टोटल एक्सटेंशन उसमें 2x है, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पहले तो 0 से x W1 और फिर x से 2x W2, ये मिलके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी 2x एक्सटेंशन पर वो कितनी आ रही है, हाफ k इंटू 2x स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स हाफ k x स्क्वायर। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे W2 कितना मिलता है, 3 टाइम्स हाफ k x स्क्वायर। तो ये W1 है, ये W2 है, तो W2 अपॉन W1 कितना होगा, 3, इसलिए W2 एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन W1 3 आ गया। सिंपल। नेक्स्ट, अगली सिचुएशन देखिए, दो स्प्रिंग हैं और उनसे सेम वेट हैंग किया हुआ है। दोनों इक्विलिब्रियम में शो करी हुई है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स k है। ठीक है, तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है U1 और इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है U2, इसका रेशो पूछा है कितना होगा, किसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। छोटे मोटे क्वेश्चन है, देखो कितने इंटरेस्टिंग है। तो हमने इसका FBD बनाया कि भाई इस पर फोर्स लग रहा है mg, इस पर भी फोर्स लग रहा है mg, जिसके कारण इसमें कुछ एक्सटेंशन आया x1, इसमें कुछ एक्सटेंशन आया x2। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इसमें हाफ k x स्क्वायर के फार्मूले से और इसमें भी हाफ k x स्क्वायर के फार्मूले से निकाला जाएगा। तो पहले x1 x2 निकालो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k x1 इज इक्वल टू mg है और उधर n k इंटू x2 इज इक्वल टू mg है, इक्विलिब्रियम में शो किया हुआ है। तो x1 कितना हुआ, mg अपॉन k, और x2 कितना हुआ, mg अपॉन n k। मान लो मैं इसको मनी मन a कह रहा हूँ, तो ये a अपॉन n ऐसा आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी इसमें निकालना है तो ये आएगा हाफ k इंटू a स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा
हाफ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एन के और इसमें एक्सटेंशन a/n। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो u2 कितना आएगा, हाफ के a स्क्वायर अपॉन n। मतलब अगर k है ज़्यादा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी कम, क्योंकि एक्सटेंशन कम होगा ना उसमें, और एक्सटेंशन x स्क्वायर में आ रहा है। तो अगर हमें u1 अपॉन u2 निकालना हो, u1 अपॉन u2 निकालना हो तो ये n/1 ऐसा हो जाएगा, जबकि k1/k2 क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशो 1:n। तो इसका इन्वर्स हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे समझना। अगली सिचुएशन देखिए, यहाँ एक स्प्रिंग से ये पुली कनेक्ट करी, इधर एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, और इस तरफ एक ब्लॉक है, इसका मास 8 kg है। तो ऑब्वियसली ये नीचे आना चाहेगा, तो ये नीचे ना आ पाए, इसलिए इसको यहाँ धागे से अपन ने नीचे बांध दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 1000 न्यूटन पर मीटर है। अब ये इक्विलिब्रियम में शो किया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, देखेंगे इस पर कितना फोर्स लग रहा है जो कि इसमें एक्सटेंशन क्रिएट करेगा स्प्रिंग में। तो यहाँ टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T है, और ये T कितना होगा, 10G के बराबर होगा। ये इधर 8G लग रहा है, इधर ये 10G लग रहा है। तो इस वाली स्ट्रिंग से इसको रोका हुआ, इसमें T'2G हो जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो इस पुली पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स 2T मतलब 20G आ रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स Kx इज इक्वल टू 2T। K है 1000 न्यूटन पर मीटर इंटू x इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो x कितना आया, 1/5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1000/50 मतलब 20 जूल। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस लोकेशन पर जहाँ पार्टिकल है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 हो तो 0, नॉन जीरो हो तो नॉन जीरो, पर कांस्टेंट रहेगी। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक, अब इमेजिन करो नेट फोर्स 0 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने एक ऐसा हिल, वैली और प्लेन इमेजिन किया कि वाई एक्सिस तो वर्टिकली अपवर्ड है और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, अलग अलग डिस्टेंस x पर हाइट ऑफ द ग्राउंड अलग अलग है। तो यहाँ पर एक हिल है, फिर यहाँ एक वैली है, फिर यहाँ एक प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m mgh। तो हाइट कहाँ से लेंगे अपन, यहाँ से,
यहाँ अपन ने 0 माना हुआ है हाइट को, तो यहाँ से हाइट अपन ने देखा ये पूरा क्या है, ऐसा मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, पूरा ज़मीन है, यहाँ पर मिट्टी है और ये सी हिल है, एक वैली है, एक प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh मैक्सिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मिनिमम है क्योंकि इसकी यहाँ से हाइट मिनिमम है। ये अपन ने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 माना हुआ है और यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पर इन तीनों ही जगह पर इस पर नेट फोर्स 0 है। देखो आप यहाँ हिल टॉप पर जब रखेंगे तो mg नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस, यहाँ पर भी mg नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस, यहाँ रखेंगे तो गड़बड़ है, तो वो mg साइन थीटा इसको नीचे स्लाइड करके लाएगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। यहाँ भी mg नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड, नेट फोर्स 0। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम क्या देख पा रहे हैं कि जहाँ पर u वर्सेस x का ग्राफ का स्लोप 0 हो, du/dx 0 हो, वो लोकेशन पर इक्विलिब्रियम आता है। यहाँ पर u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप 0 नहीं है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स मस्ट बी 0 और फोर्स क्या होता है -du/dx, तो यहाँ पर du/dx 0 होना चाहिए। ये तो कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम के लिए। अब फर्दर किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर देखिए ये पार्टिकल अनस्टेबल कंडीशन में थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर ही चल देगा, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर ही चल देगा। यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करोगे तो फोर्स कुछ ऐसा लगेगा कि वापस इसको लौटा के ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाए। इधर अपन इसको डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स ऐसा लगेगा कि वापस फोर्स इसको लौटाकर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाए। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इसमें अगर राइट में डिस्प्लेस करके यहाँ रखेंगे तो ये यहीं रह जाएगा, लेफ्ट में डिस्प्लेस करके रखेंगे तो ये यहीं रह जाएगा। तो ये ना तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका नाम क्या रखा अपन ने, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम फिर से समझ लो, अनस्टेबल का मतलब जिधर डिस्प्लेस करोगे उधर ही चलता बने, इधर डिस्प्लेस करा तो इधर ही चलता बना। स्टेबल में राइट में डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इसको वापस लेफ्ट में लाएगा, लेफ्ट में डिस्प्लेस करोगे तो वापस फोर्स इसको राइट में लाएगा। न्यूट्रल राइट में डिस्प्लेस किया तो ना राइट में जाना चाहता वो, ना लेफ्ट में जाना चाहता वो, तो वहीं पड़ा रहना चाहता। ये न्यूट्रल नेचर है उसका, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ आप u वर्सेस x ग्राफ के स्लोप पर विचार करो। स्लोप यहाँ पर पहले पॉजिटिव है, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, मतलब स्लोप कम हो रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है। तो d²u/dx² मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ddx ऑफ स्लोप du/dx, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मतलब वहाँ पर क्या आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल पर देखो पहले स्लोप कैसा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव, मतलब स्लोप बढ़ रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है। तो जहाँ d²u/dx² पॉजिटिव आ जाए वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहाँ स्लोप बदल ही नहीं रहा, 0 का 0 ही बना हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप d²u/dx² 0 है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ना बढ़ रहा ना कम हो रहा है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की निशानी है। अब देखो ये तो u के बारे में बात करी अपन ने। अगर हम फोर्स की बात करें कि फोर्स के टर्म्स में बताओ, तो जब F हम निकालते हैं तो ये -du/dx आता है, तो dF/dx क्या आएगा, -d²u/dx²। तो अगर मैं कहूं कि dF/dx नेगेटिव है तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों,
अरे df/dx मतलब होता है -d²u/dx²। तो ये अगर नेगेटिव है तो d²u/dx² पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और अगर ये 0 आता है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक फिगर बनाकर आप समझ लेना, और ये चीज़ ध्यान रखना कि फोर्स हमने कैसे डिफाइन किया था, -du/dx है। तो इस चीज़ का ध्यान करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस का सिंबल है ना, स्टेबल अनस्टेबल के लिए। तो देखिए इस पर कैसा क्वेश्चन बनता है कि आपको एक ग्राफ दिया, फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ है, और कुछ इस तरह का है। ये लोकेशन पर x की वैल्यू x1, यहाँ x2, यहाँ x3, यहाँ x4, यहाँ x5। तो आपको फाइंड करना है लोकेशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। बजाय u वर्सेस x ग्राफ देने के, जो कि सब बच्चों को याद रहता है, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया। तो देखो ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पर फोर्स 0 है, ये लोकेशन पर भी फोर्स 0 है, और ये लोकेशन पर भी फोर्स 0 है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा x = x1 पर, x = x3 पर, और x = x5 पर। ये नहीं है लोकेशन इक्विलिब्रियम की, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स 0 नहीं है ना, जहाँ फोर्स 0 होगा वहाँ इक्विलिब्रियम आएगा। चलो ठीक है, अब नेचर बताओ। तो कुछ ग्राफ देखकर ही समझ जाओ, सब dy/dx और इससे उससे मत समझो, उसमें कन्फ्यूजन होगा। आप यूँ सोचो कि अगर मैं x को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स पहले जो 0 था अब हो गया पॉजिटिव, मतलब जिधर आपने डिस्प्लेस किया उधर ही चलता बना। आपने इसको लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस किया तो फोर्स की डायरेक्शन भी नेगेटिवली डायरेक्टेड है, तो लेफ्टवर्ड ही चलता बनेगा। तो ये वाली लोकेशन जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की लोकेशन है। ग्राफ देख के बता दिया। इसी प्रकार से यहाँ देखो, अगर आपने इसको राइटवर्ड डिस्प्लेस किया तो फोर्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव, वापस लाएगा। और लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस किया तो फोर्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब राइटवर्ड डिस्प्लेस करेगा। तो ये वाली लोकेशन हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और ये तो वैसी ही है जैसी ये है, तो x5 पर भी अनस्टेबल हो जाएगा। और ये ग्राफ आगे चलकर अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर फोर्स 0 नहीं है, यहाँ पर फोर्स 0 नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं, तो फिर नेचर का सवाल ही नहीं उठता। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर पूछा होता तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए फिर ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये वाली जो लोकेशन होगी ना, ये लोकेशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है। अगर मैं यहाँ पर इसको x6 कहूँ तो x6 पर क्या है? फोर्स 0 है। थोड़ा राइटवर्ड डिस्प्लेस करेंगे तो भी फोर्स 0, थोड़ा लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करेंगे तो भी फोर्स 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ना ये वापस आना चाहता ना आगे जाना चाहता, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। इस तरह से ग्राफ देखकर पहचान लेना इक्विलिब्रियम कहाँ है और कैसा है। अगली सिचुएशन देखिए, एक स्प्रिंग से ये ब्लॉक मास m स्प्रिंग कांस्टेंट के इस तरह से अटैच करके स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया। यहाँ पे नेचुरल लेंथ कंडीशन में है स्प्रिंग, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बिल्कुल सही बात है, नेट फोर्स 0, mg बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स 0 है। अब अगर स्प्रिंग में थोड़ा एक्सटेंशन आए, x पॉजिटिव या x हो नेगेटिव, यहाँ से मेजर करना है अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इन बोथ दी केसेस पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप ग्राफ बनाओगे
तो कैसा बनेगा कि x पॉजिटिव होता है तो या नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में जनरेट होगी। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और पॉजिटिव होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर में आ रहा है। और यहाँ कितनी होगी, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर 0 होगी। तो इसका ग्राफ पैराबोलिक ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये लोकेशन ऑफ मिनिमा वैली पॉइंट, यहाँ पर कैसा इक्विलिब्रियम आएगा, तो मान लो आप यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल रखा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है एट x इक्वल टू 0। मतलब इस पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। या अगर मैं फोर्स का ग्राफ बनाऊं तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है साहब कि पॉजिटिव x के लिए तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा और नेगेटिव x के लिए स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ बनेगा ये। उस हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर फोर्स 0 है तो पहली बात तो यहाँ इक्विलिब्रियम है। फिर आप अगर राइटवर्ड डिस्प्लेस होते हो, ब्लॉक को राइटवर्ड डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स कैसा लगता है, नेगेटिव, वापस लाएगा। और नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा तो फोर्स कैसा लग रहा है, पॉजिटिव, राइटवर्ड ले जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ से भी डिफाइन होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस पे दिया कि अगर u इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर जूल ऐसा दिया है, तो आपको लोकेट करना है इक्विलिब्रियम एंड इट्स नेचर। तो जहाँ पर फोर्स 0 होगा मतलब du बाई डी एक्स, फोर्स क्या होता है माइनस du बाई डी एक्स। तो जहाँ पर du बाई डी एक्स 0 होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो du बाई डी एक्स क्या है, 20 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब नेचर कैसा है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 आएगा और -4 का 0 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है। फिर मैंने वो ग्राफ अपना याद किया कि स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ पॉजिटिव कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो ये स्लोप पॉजिटिव आता है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, हो सकता है u एज ए फंक्शन ऑफ r दे दें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसा x के साथ किया वैसे ही r के साथ करना। देखिए तो अगले क्वेश्चन में u 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर ऐसा दिया है, जहाँ कि r उसका रेडियस वेक्टर है। तो आपको वही लोकेट करना है इक्विलिब्रियम एंड इट्स नेचर। तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो पहले तो आप डी यू बाई डी आर निकालो और इसको इक्वेट करेंगे हम 0 से। तो आर रेस टू -2 का डिफ्रेंशिएशन होगा -2 आर रेस टू -3 और आर रेस टू -1 का डिफ्रेंशिएशन होगा -1 आर रेस टू -2 और इसको हमने 0 से इक्वेट करा फॉर इक्विलिब्रियम। तो इसमें सिंप्लीफाई करा, आर क्यूब एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2r इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या मिला, r इज इक्वल टू 3। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मैंने डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर निकाला,
नेचर देखने के लिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये -3r⁻⁻4 ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 18/r⁴ और यहाँ से -4/r³। अब जब मैं r = 3 पर d²u/dr² की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? तो ये आएगी 18/something -4/something। 3⁴ मतलब 81 और ये 27। तो इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12/81 ऐसा दिखेगा। और ये कितना है? 18/81, इजंट इट? तो ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस r ग्राफ पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 0 है स्लोप, तो ये कौन सी कंडीशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस r ग्राफ पॉजिटिव है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर ये पार्टिकल स्टेबल रहेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस तरह से अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया। तो x लिखा हो या r लिखा हो कोई फ़र्क नहीं है, एक तरीके की ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब है m.E. और ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब हम कई बार एनर्जी कंजर्व कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। तो उसका एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। क्या स्टेटमेंट है इसका? इसका स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ऐसा स्टेटमेंट है इसका। ये कहाँ से आया? तो देखिए, हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल में एक्सटर्नल भी हो सकता है फोर्स और इंटरनल भी हो सकता है। तो मैंने लिखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। इंटरनल में भी दो प्रकार के, एक तो कंजर्वेटिव और एक इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सबका सम टोटल ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने कैसे डिफाइन किया था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह माइनस डेल्टा PE प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये वर्क डन एक्सटर्नल। अब इसको मैं उधर शिफ्ट करूं तो मेरे पास आता है वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर ये जीरो हो, तो डेल्टा ME भी जीरो होगा, मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट आ गया कि अगर वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव मिलकर जीरो हो, भले सेपरेटली जीरो ना हो, मिलकर जीरो हो, देन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट
ऐसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल देकर समझाओ तो सोचो, मेरे को एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल याद आ रहा है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मैंने ऐसा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इमेजिन किया, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है मास m का और वो वेलोसिटी v से जा रहा है। अब इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इंटरनल मतलब अर्थ और ये जो ब्लॉक है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब कि इसकी हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मान लो 0 मान लिया अपन ने ग्राउंड पे, तो वो दोनों मिलकर कांस्टेंट है। दूसरा केस, मान लो कि u है, म्यू है, मतलब रफ सरफेस है, रफ, तो क्या लगेगा इस पर पीछे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उतना ही हमने एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया। कितना? जितना काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब क्या होगा? तो साहब दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है ही 0, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। अब मान लीजिए कि ये डिस्प्लेस होता है s, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो पॉजिटिव आएगा, Fk इंटू एस, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा, Fk इंटू एस। तो ये पॉजिटिव Fks, ये नेगेटिव Fks, दोनों का सम टोटल करा तो कितना आया? 0, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जितना पॉजिटिव आया, फ्रिक्शन का वर्क डन उतना ही नेगेटिव आया, सम टोटल ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये अर्थ और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये इंटरनल फोर्स है। तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको इसको समझाया। अब इस पर कुछ एक बात और कहते हैं, तो देखिए वो सारा कुछ ट्रीटमेंट आपके सामने ही है। वर्क डन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन, अगर ये 0 हो, क्या कहा? सेकंड कंडीशन कि इफ वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, तो क्या होगा? वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। जितना आप एक्सटर्नल वर्क डन करोगे वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा देगा, या तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, या ऊपर लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, या दोनों को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। दिस एक्सटर्नल वर्क डन विल अपीयर एज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एक दूसरी बात भी हो गई, ठीक है। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है, मान लो हमें दिख रहा है कि कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। यू आई ज़्यादा था, यू एफ कम है, तो ये होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कम है, तो इसको हम बोलेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे सपोज पहले ये था 90 और ये था 10, बाद में ये हो गया 70, तो ये हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? पहले था 90, बाद में कम होकर 70 हो गया, और यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल 30 है जूल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 10 जूल। तो जो यहाँ पे लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का? 20 जूल। पॉजिटिव है ये लॉस। और गेन कैसा है? यहाँ पर गेन भी पॉजिटिव है 20 जूल।
तो इस तरीके से बात को समझो कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हम कह सकते हैं जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही हो तब। ठीक, जैसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर एक स्मूथ रॉड है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल स्मूथ रॉड, और यहाँ पर एक रिंग है, रिंग का मास मान लीजिए 2 kg, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ फिक्स कर दिया, इसका K मान लीजिए है 100 न्यूटन पर मीटर, और इसकी नेचुरल लेंथ मान लीजिए है 3 मीटर, और मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये है 4 मीटर, और ये जो एंगल है या ये डिस्टेंस जो है ये है 3 मीटर। समझ गया ना, एंगल 37 डिग्री हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ इस रिंग को अपन ने रेस्ट से रिलीज़ किया, ये स्मूथ रॉड है, तो जब ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचती है, मतलब A से चली और अभी B से क्रॉस हो रही है, तो इस लोकेशन पर आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, जहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, क्यों? क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 मीटर होगा, तो यहाँ पर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी स्प्रिंग एक्सटेंडेड है बाय 1 मीटर और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जब ये रिंग पहुँचती है तो मान लो कि इसकी स्पीड v हो गई, और ये मैक्सिमम स्पीड होगी क्योंकि इसके बाद और आगे बढ़ेगी तो ये स्प्रिंग में फिर से एक्सटेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम एक्सटेंशन है 1 मीटर का, तो हम लिखेंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। ये पोजीशन A से पोजीशन B के बीच में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हाफ k इंटू 2 स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ 3 मीटर नेचुरल लेंथ है, इसकी अभी लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो एक्सटेंशन कितना 2 मीटर, और यहाँ फाइनल कितना हो जाएगा हाफ k इंटू 1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से कैंसिल हुआ तो बचा क्या वी स्क्वायर, यहाँ आया तो क्या बचा हाफ k इंटू 4 माइनस 1 यानी 3, तो वी स्क्वायर कितना हो गया, k की वैल्यू कितनी है 100, तो वी स्क्वायर हो गया 300/2 दैट इज 150, तो v कितना हो गया √150 मीटर पर सेकेंड। और सिंप्लीफाई करना तो और सिंप्लीफाई कर दो जितना हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके इस क्वेश्चन को करा कि भाई मेरे पास सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक तो थी नहीं, यहाँ पर काइनेटिक है और थोड़ी बहुत पोटेंशियल भी है, तो ए पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और कोई लॉसेस तो है नहीं, स्मूथ रॉड है तो कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं जिसमें कि लॉस ऑफ एनर्जी हो, तो एनर्जी तो सिस्टम की कंजर्व है। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इस तरीके से काम करना। उसी क्वेश्चन को मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में करने की कोशिश करी कि यहाँ पर एक ऐसी रॉड है, स्मूथ रॉड है ये, है ना, स्मूथ रॉड, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पर एक रिंग है, रिंग, ठीक है, और रिंग का मास 2 kg। वही वाला केस है, स्प्रिंग अभी एक्सटेंडेड कंडीशन में है। स्प्रिंग का
स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है और नेचुरल लेंथ मान लीजिए 3 मीटर है। ये हाइट जो है, ये हाइट है मान लीजिए 3 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की? अभी इनिशियली 5 मीटर। यहाँ पर इसकी स्पीड है 0। अब जब ये स्लाइड होकर नीचे आएगी तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी देखो आपके पास दो हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, ये बात ध्यान रखना। तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, ऐसा मैंने लगाया। U इनिशियल क्या है? ग्रेविटेशनल बोलूँ तो mgh, और स्प्रिंग बोलूँ तो हाफ K x स्क्वायर, एक्सटेंशन अभी इसमें 2 मीटर है, काइनेटिक 0। बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ K x स्क्वायर और हाफ m v स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो ये कितना आएगा? 60 प्लस यहाँ से 200, एक 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 50 प्लस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना आया? 210। तो वी कितना आया? √210 मीटर पर सेकेंड। तो पिछले वाले से इस वाले में आंसर स्पीड ज़्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का तो जितना पहले हो रहा था उतना अभी भी हो रहा है। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब यहाँ स्ट्राइक करने वाली होगी तब इसकी स्पीड v हमने निकाली, और तब स्प्रिंग में एक्सटेंशन, चूँकि नेचुरल लेंथ 3 मीटर है तो एक्सटेंशन 1 मीटर है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा लॉस हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी लॉस हुआ, दोनों मिलकर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक, अगली सिचुएशन देखिए। एक रॉड यहाँ है हॉरिजॉन्टल, एक रॉड यहाँ है वर्टिकल, दोनों फिक्स हैं। एक इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग से 2 रिंग बंधी हुई हैं। एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ है, दोनों अभी रेस्ट में है, होल्ड किया हुआ है इनको। इसका मास है मान लीजिए 1 kg, इसका मास है मान लीजिए 2 kg। ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, डिस्टेंस ऑफ रिंग्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इनको रिलीज कर दिया, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी v1 ऑफ रिंग R1। इसको मैंने रिंग R1 कहा, इसको मैंने रिंग R2 कहा। When R2 has descended by 1 meter, तो R2 अपने वेट के कारण नीचे आएगी, और जब ये 1 मीटर नीचे आएगी तो ये देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 मीटर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली। अब जब ये 1 मीटर नीचे आ जाएगी तो
ये 1 मीटर मैंने नीचे कर दिया। तो चूँकि स्ट्रिंग की लेंथ 5 मीटर कांस्टेंट है, तो ये रिंग इधर आगे बढ़ेगी और ऐसा सीन हो जाएगा कि ये अब 3 मीटर हो गया और ये 1 मीटर इधर और ऐड होके ट्रायंगल की, इस नए ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 वापस से मेंटेन हो गई। इसकी स्पीड इस वक्त है मान लीजिए v2, और इसकी स्पीड इस वक्त है मान लीजिए v1। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अभी भी वही 5 मीटर है। तो एनर्जी की बात करो, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, नीचे आई है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh 2g1 इज इक्वल टू हाफ 1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू v2 स्क्वायर। ऐसी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 2 अननोन है, अब क्या करूं? तो कंस्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा है, वो लगाओ कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ऑफ दीज 2 एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल। तो ये एंगल अब की बार 53 है, ये 37 है, तो ये भी 37 है। तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा v2 cos 37 और इसका कंपोनेंट इधर आएगा कितना, v1 cos 53। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है कि v1 cos 53 इज इक्वल टू v2 cos 37 डिग्री है। मतलब 3v1 इज इक्वल टू 4v2, ऐसा मेरे पास में एक और रिलेशन आया। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, क्या निकालना है आपको, v1 निकालना है, तो v2 को हटाना है, तो v2 को रिप्लेस करो, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, v2 स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 9/16 v1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करा तो 8 v1 स्क्वायर अपॉन 16, 8 एंड 9 17 अपॉन 16 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो v1 इज इक्वल टू 320 अपॉन 17 √/मीटर पर सेकेंड। इस तरह से मैंने रिंग v1 की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। और अगर v1 आ गया है तो इस रिलेशन से v2 भी निकाला जा सकता है। ठीक, तो इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करेंगे। और पावर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पावर बहुत क्वेश्चन बनते हैं उस पर, उसमें एनर्जी भी आ जाती है, पावर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं सिर्फ पावर के ऊपर, और काफ़ी क्वेश्चंस उसमें अपन पावर ही पावर करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।